क्लास में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को और वर्ड मीनिंग को और कुछ हेल्पिंग वर्ब को, कुछ मॉडल वर्ब्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जितनी भी तरह से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब कुछ आज की एक ही क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो वो पुरानी वीडियोस को भी जरूर देखें। ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि भाई इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं। मैं ऐसे कभी रटवाने वाली इंग्लिश तो सिखाता नहीं हूं, बाकी हाँ जो काम की है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किससे, इज, एम, आर और वाज वर्ड से। अब ये मैं सोचना मैं वही वाला पढ़ाऊंगा बस टेंस वाला ही नहीं, आपको यहाँ पर बताऊंगा तो मतलब इनके जितने भी यूज है सबको, लेकिन आपको एग्जाम्पल गिने चुने के देने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये सीखना है कि ये जो इजमार और वाज वर्ब है आखिर क्या ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही इस्तेमाल होते हैं या और भी तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं। क्योंकि आज तक आपने सीखा है कि सर इनको प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल कर दो इजमार को और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल कर दो वाज वर्ब को, ये आपने सुना है ना। लेकिन देखो इनको हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हम टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात इनको हम पैसिव वॉइस में, किसका, टेंसेस का, तो इनको हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनके अदर यूजेस भी हैं कुछ अदर। ठीक है, अब ये कैसे कैसे हैं देखो, जब आप इनको टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे ये क्या करते हैं, देखो आपने जैसे इनको मैं हेल्पिंग वर्ब मान रहा हूं फिलहाल। ठीक है, इनकी जगह मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा हेल्पिंग वर्ब। ओके, आप टेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं तो इनके बाद आप क्या लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। लगाते हैं नहीं लगाते हैं, लगाते हैं, है ना। अब ये देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे होगा ही, आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट, बीच की बात होती है सब। वहां पे इनका मीनिंग क्या होता है, वहां पे इनका मीनिंग होता था कि कोई काम, कोई व्यक्ति है जो किसी काम को, कोई काम कर रहा है। प्रेजेंट की बात करेंगे तो कोई किसी काम को कर रहा है, और पास्ट की बात करेंगे तो कोई किसी काम को कर रहा था। ये मीनिंग हमने देखा था, जैसे कि वो जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, हम खा रहे थे, वो टीवी देख रहा था, ऐसे सेंटेंसेस है ना। ऐसे ही प्रेजेंट में बनाते हैं, जैसे कि मैं अभी खा रहा हूं, मैं अभी सो रहा हूं, है ना, मैं अभी स्कूल जा रहा हूं, मैं अभी बाजार से आ रहा हूं। तो वहां पे हम इनको टेंसेस की तरह इस्तेमाल करते थे। याद आया कुछ है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, अब आ गया याद। ठीक है, वही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए अब यदि जब आप इनको पैसिव वॉइस की तरह इस्तेमाल करते हैं, किसकी तरह, पैसिव वॉइस की तरह, तो वहां पे क्या होता है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है यानी कि जो इजमार वाज वर्ब है ये तो आएंगे ही आएंगे। इनके बाद क्या आता है, एक शब्द और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, बीइंग। क्या इस्तेमाल हो जाता है, बीइंग। ठीक है, क्या होगा, इनके बाद बीइंग आपको देखने को मिलेगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, और जब ये पैसिव वॉइस में बीइंग देखने को मिलेगा तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या दिखाई देगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, और जब थर्ड फॉर्म दिखाई देगी तो अब इनका मीनिंग क्या निकलेगा, अब भी इनका मीनिंग ऐसा ही रहेगा कि कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इस बार फोकस ऑब्जेक्ट पे रहेगा कि भैया ऑब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे मीनिंग होगा कोई काम किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो मीनिंग है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा देखो हेल्पिंग वर्ब में अब आपको यहां पे यदि आप चाहे तो बीइंग का भी इस्तेमाल ना करें तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का पैसिव बन जाएगा। अभी तो ये दोनों प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस हैं, ये वाला। ठीक है, और ऊपर वाला नॉर्मल टेंस है। अगर हम इसको अदर वर्ड्स की तरह इस्तेमाल करें तो क्या होगा, आपने देखा होगा कई बार इन हेल्पिंग वर्ब के बाद टू देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, ऐसे देखने को मिलता है। वहां पर इनका मीनिंग क्या होता है, देखो वहां पर वैसे तो कई सारे मीनिंग निकल जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन आपने देखा होगा वो होता है कि कोई काम करना है, किसी को कोई काम करना है। ये वाला मीनिंग हमें यहां पर देखने को मिलता है, किसी को कोई काम करना है। जैसे आई एम टू गो, है ना, ही वॉज टू कम, ऐसे। ठीक है, अब देखो कैसे, इनके बाद एक बात और आपको बता दूं, इनके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। क्या आती है, पहली फॉर्म। जैसे यहाँ पे आईजे वाली है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे पहली फॉर्म है। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, सबसे पहले एग्जांपल है जैसे कि मैंने बोला मैं
मैं अंग्रेजी, बिल्कुल नॉर्मल है ये तो, है ना, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, ठीक है, ये तो नॉर्मल है बिल्कुल। अगर पास्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं तो नॉर्मल सेंटेंस है, यानी कि टेंस की तरह बनेगा। अब टेंस की तरह बनेगा तो पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसे बोलूंगा मैं बोलूंगा आई एम। अच्छा देखो, यहां पे आप नॉर्मल अपनी लाइफ में इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो लर्निंग का, स्टडिंग का, इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आप किताब को लेके पढ़ रहे हैं ऐसे, तो रीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा अभी आई एम रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए। अगर मैं एम की जगह यहाँ पे वाज लगा दूं तो ये हो जाएगा पास्ट के लिए, आई वाज रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। ऐसे आप इनको इस्तेमाल करोगे। समझ में आ गया भाई? चलो आगे देखो। अच्छा देखो, अभी दिवाली चल रही है ना, तो दिवाली पे जो हमारे कोर्सेज है ना, इनमें मैंने लक्ष्य रखा था कि भाई बच्चों को 100 कोर्सेज तक आपको डिस्काउंट दूंगा। कितने रुपए का? 200 रुपए का, है ना। जो आपका 999 का कोर्स था ना, वो 799 में मिल रहा था अब तक, ठीक है। लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि सर अभी और दे दो थोड़ा सा, ठीक है, डिस्काउंट, ठीक। तो ये अभी मैंने थोड़ा सा आज के लिए और कल के लिए और बढ़ा दिया है, ठीक है। तो कल तक आप जितने भी बच्चे हैं, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, मतलब ग्रामर सीखने के लिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये इसका लोगो है, ठीक है। अभी दिवाली पे ऑफर है, तो यहाँ पे आपको जो बिल्कुल 999 वाला है ना, इस पे आपको कौन सा कूपन कोड इस्तेमाल करना है, ऑफ 200 ऐसे करके इस्तेमाल करना है। और आपको ये जो कोर्स है ये 799 में मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिक से एडवांस तक सब कुछ रहेगा, इसमें पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको मिलेंगी। बाकी कोर्स 499 का भी है, 299 का भी है। इन पे कोई भी ऑफर नहीं, इनका प्राइस पहले से ही कम है, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को कोई भी इशू आता है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप इस पे व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास इतने रुपए भी नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास इतने रुपए भी नहीं है, इतने, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कीजिए। अगर होगा तो आपके लिए थोड़ा सा और डिस्काउंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आपको ये वाले चाहिए तो इनमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन इनमें इतना नहीं मिलेगा, 200 रुपए का, ठीक है। कभी सोचने लगो सर इसमें 200 कर देंगे तो कितने का हो जाएगा, फिर 299 का हो जाएगा, है ना। ऐसा इतना नहीं होगा, इनमें तो 50 रुपए का मिल सकता है बस, बाकी इसी में है 200 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है। चलिए तो फिर से वहीं आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है, इसका देखो, इसका सेंटेंस कैसे देखने को मिलेगा, पैसिव वॉइस में। अब इसमें कैसे बोलेंगे, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, मुझे क्या किया जा रहा है, इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है। अब देखो पढ़ा कौन रहा है, नहीं लिखा गया ना। तो ये जो सेंटेंस है इसलिए पैसिव वॉइस में है, क्योंकि मुझ पर तो एक्शन किया जा रहा है, कर कौन रहा है, ये तो दिया ही नहीं है कहीं पे, इसीलिए इसको पैसिव वॉइस में काउंट करेंगे। किस में करेंगे, पैसिव वॉइस में काउंट करेंगे। ओके भाई, चलिए तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जो नए बच्चे जुड़ते हैं, और क्लासेस का टाइम आपको पता ही होगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे, ठीक है। चलो, तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो मुझे क्या लिखेंगे, आई। अब प्रेजेंट में तो एम लिखेंगे, पास्ट का होता तो वाज लिखते, आई एम या आई वाज, उसके बाद लिखेंगे बीइंग, आई वाज बीइंग, ऐसे लिखेंगे क्या, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच करना, उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे टॉट, ठीक है। तो आई एम बीइंग टॉट, ठीक है, आई एम बीइंग टॉट। यहां तक इसकी जो मीनिंग है वो ये बना है कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश, तो लास्ट में लिख देंगे इंग्लिश, ठीक है। आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। क्या ये सही बना है, बताओ। सबसे पहले आई क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग क्या है, पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने के लिए से लगाया गया है, ठीक है। टॉट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। और इंग्लिश क्या है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में क्या की जा रही है, बात की जा रही है। ओके, वेरी गुड अर्पिता, अब्दुल्ला, संगीता, कुमारी, समीर, सोनम, समरा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। थर्ड वाले का एग्जांपल देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद टू हमें देखने को मिलता है, मीनिंग निकलेगा कि किसी को कुछ करना है। जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला, अभी तो कुछ नहीं बोला है ना। तो जैसे मैंने बोला, मुझे वहां जाना है, ये प्लानिंग के तहत ज्यादातर प्लान वाले जो एक्शन होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। वैसे आप देखो,
जरूर नहीं है आप इज एम आर का इस्तेमाल करो, आप यहाँ पे हैज हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट के लिए। आई हैव टू गो देयर ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन भैया मुझे सिखाना है अभी फिलहाल इज एम आर और वाज वर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे वहां जाना है, मैं बोलूंगा आई एम टू गो देयर, ओके। फिर मैं इसको ऐसे बना दूंगा। बाकी आई हैव टू गो देयर भी बोल सकते हैं, समझ सोचना है कि सर ऐसे नहीं बना सकते, बना सकते हैं। अगर आप इसको पास्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, फिर वाज लगा देना है, आई वॉज टू गो देयर, ठीक है। और यहाँ पे इसको पास्ट में ले जाना है तो यहाँ पे भी वाज लगा देना है, आई वाज बीइंग टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, ओके। ऐसे आप इनको बनाओगे। आगे बढ़े, चलो। तो इज एम आर और वाज वर को लेकर कोई दिक्कत किसी को, ये तीन तरह से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और भी है लेकिन वो आपको कभी आगे किसी और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इन तीनों को आप समझ लीजिए अच्छे से। अगर आप देखो एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझोगे, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जहां जहां वो इस्तेमाल हो रहा है, सारी चीजों को देखोगे तो आप कभी नहीं अटकोगे, ठीक है। आपसे कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। चलो आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें फिलहाल अब क्या है, नेक्स्ट है हैज हैव और हैड, इन तीनों को देखते हैं एक साथ, ठीक है। अब जैसे इज एम आर और वाज वर को अलग अलग इस्तेमाल किया था, इनको भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कहां कहां हो सकते हैं, देखो सबसे पहले इनको इस्तेमाल हम कहां पे कर सकते हैं, सबसे पहले हम इनको कर सकते हैं टेंसेस में। टेंसेस में तो होती है, फॉर्मूला क्या होता था, इनको मानेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और किस तरह के वाक्य होते थे, जिन वाक्यों के लास्ट में क्या आता था, देखो वैसे तो आप इनको डेफिनेशन से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उनसे याद करोगे तो और अच्छा रहेगा। तो जिन वाक्यों के लास्ट में कैसे शब्द आते हैं, जैसे कि गया है, ठीक है, लिया है, दिया है, चुका है, ली है, ठीक है, दी है, इस तरह के जो शब्द हैं वो आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ओके। तो यहां पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, हैज हैव का प्रेजेंट में। अगर इनकी जगह जो है लगा हुआ है, यहां पे मैं था लगा दूं, गया था, लिया था, हुआ था, ली थी, दी थी, तो ये पास में पहुंच जाएगा। उस पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हेड का इस्तेमाल करेंगे, किसका, हेड का, ठीक है। और कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं इनको, और हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे इज एम आर को किया था पैसिव वॉइस में, किसमें, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पैसिव वॉइस में फॉर्मूला क्या होगा, देखो क्या होगा, सबसे पहले लिखनी है हमें हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज हैव और हैड, कोई भी एक लिख देंगे। उनके बाद लगाना है बिन, बी डबल एन बिन। पीछे हमने क्या लगाया था, इज एम आर के साथ बीइंग, BEING, यहां पे क्या लगाना है, बिन। हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन आपने देखा होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर मीनिंग क्या होगा, कोई काम किया गया है, कोई काम किया गया है, ऐसा मीनिंग देखने को मिलेगा। अब यहां पे जो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है ना, गया है, इसकी जगह ऊपर में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। कोई काम किया गया था, किया जा चुका था, हो लिया था, हो गया था, हो चुका था, कुछ भी देखने को मिल सकता है। ऊपर वाले आपको पीछे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको भी कुछ अदर ऐसे चीजें हैं जहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद टू देखने को मिलेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म देखने को मिलेगी। जो मीनिंग है वो क्या होगा, कुछ काम करना है प्रेजेंट के लिए, और कुछ काम करना था पास्ट के लिए, क्या है, पास्ट के लिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। मैंने बोला मुझे टीवी देखना है, मुझे क्या करना है, टीवी देखना है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है। बच्चे को, पहली क्लास के बच्चे को भी समझ में आएगा इससे। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भैया आपकी बुद्धि कमजोर है, बादाम वादाम खाओ, ठीक है। दिवाली पाए होंगे बादाम जरूर। मुझे टीवी देखना है, कैसे बोलेंगे, मुझे क्या देखना है, टीवी। तो इनमें से किससे बनाऊं, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इसमें, देख के बताओ जल्दी से, कौन सा लगेगा, पहला वाला, नहीं पहला नहीं भैया, ये लगेगा तीसरा, कुछ काम करना है। मुझे टीवी देखना है, कुछ काम करना है, ऐसा ही तो फीलिंग है। तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई हैव टू वॉच टीवी, प्रेजेंट के लिए। मुझे टीवी देखना था, आई हैड टू वॉच टीवी। मुझे टीवी देखना पड़ा, आई हैड टू वॉच टीवी। दोनों में हैड टू लगा देंगे फिर, ठीक है। अभी फिलहाल प्रेजेंट में है तो हम इसमें हैज हैव के साथ बना देंगे इसको।
दूसरा सेंटेंस देखो, मैंने बोला उसे 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 पूछा गया है, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। उसे पूछा गया है, जैसे भाई कोई बोलता है ना इसने हमारे बारे में पूछा है क्या, आपने बोला नहीं नहीं भैया उसे पूछा गया है, दूसरे वाले बच्चे को, ठीक है। तो कुछ किया गया है, किसी के द्वारा कुछ किया गया है, तो यहाँ पे क्या काम हुआ है, पूछने का, उसे पूछा गया है। लेकिन पूछा किसने है, कोई सेंटेंस में दिखा रखा है, नहीं, पैसिव वॉइस में बनेगा। इस पर तो काम किया गया है पूछने का, इसने थोड़ी किया है काम, इसने तो बताया है। इसे पूछा गया है तो काम को करने वाला कोई और है, इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो उसे पूछा गया है कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसे के लिए लिखेंगे ही, प्रेजेंट का है तो लिखेंगे हैज, उसके बाद लगाएंगे पैसिव वॉइस है तो बिन, ही हैज बिन। उसके बाद पूछने की थर्ड फॉर्म यानी कि आस्क की थर्ड फॉर्म लगा देंगे आस्क्ड, ही हैज बिन आस्क्ड। सही बन गया, वेरी गुड। इसी को पास्ट में लेके जाना है इन दोनों को, तो यहां पे लगेगा हैड और यहां पे भी लगेगा हैड, ही हैड बिन आस्क्ड। ऐसे आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा, ठीक है भाई। चलिए वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं ना, आज भी पढ़ रहे हैं बेचारे, वेरी गुड वेरी गुड, तभी कामयाब होंगे, है ना। चलो, कुछ बच्चे हैं जो बम फोड़ रहे होंगे है ना, आपने तो नहीं फोड़ा, कोई पटाखे चलाए नहीं चलाए, चलो वेरी गुड। आगे देखो, नेक्स्ट इसमें क्या है, मुझे टीवी देखना है, उसे पूछा गया है, उसके बाद है, कौन सा एग्जांपल रह गया बताओ, पहला वाला रह गया, तो पहले वाले का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम घर पहुंच गए हैं, हम घर पहुंच गए हैं, भाई घर पहुंच गए हम तो, ठीक है, फिक्र मत करना। तो हम घर पहुंच गए हैं, तो ऊपर वाला ही है ना, कोई काम किया गया है, लिया है, दिया है, हुआ है, चुका है, ली है, दी है, की है, ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो हम घर पहुंच गए हैं कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी हैव रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म होम, वी हैव रीच्ड होम। हम कहां पहुंच गए हैं, चांद पे, नहीं घर, ठीक है, हम घर पहुंच गए हैं। मधु बोल रही कि सर डर लगता है बहुत, ये कौन है, ओ स्मार्ट, ये बोल रहे हैं कि सर दिवाली तो कल थी ना, वेरी गुड। काजल ने तो क्रैकर से लिख दिए है ना, भाई दिवाली कल थी, आज वो बोलते हैं ना दिवाली के बाद गोवर्धन आता है जो है ना, तो गोवर्धन है आज, उसी पे चलाते हम, हमारे यहाँ पे चला रहे हैं बच्चे, आपने ही बनाते क्या, है ना। चलो, तो मुझे टीवी देखना है, आई हैव टू वॉच टीवी, उसे पूछा गया है, ही हैज बीन आस्क्ड, क्या, हम घर पहुंच गए हैं, वी हैव रीच्ड होम, वी हैव रीच्ड होम, हम कहां पहुंच गए हैं, घर पहुंच गए हैं, ठीक है। ऐसे आप इनको बनाओगे, ओके। आ गया भाई सभी को समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हैज हैव वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अब जो मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता देगा, विल वर्सेस वुड, है ना, उसको अलग से, जो 799 वाला कोर्स है ना, उसको अलग से उस पे 500 रुपए का डिस्काउंट दूंगा अलग से, ठीक है। जो इसके बारे में बता देगा, देखो जो 999 वाला था ना, 999 वाला ये जो कोर्स था, ठीक है, इस पे अभी मैंने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो कितने का हो गया, 799 का, है ना। अब जो इसके इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बता देगा ना मुझे कमेंट करके, उसको इस पे भी डिस्काउंट दे दूंगा 500 रुपए का अलग से, ठीक है। जितने बच्चे आंसर देंगे सबको मिलेगा, तो फिर ये कितने का बचेगा, 299 का, है ना, इतने में मिल जाएगा। फिर अगर लेना है तो, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल जवाब दे दो, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। चलो तो बनाते हैं सेंटेंस, इसको जल्दी बताओ भाई, इतने में इसको यहां से साफ करूं, मिटाऊं ना, जल्दी से बता दो इन दोनों में अंतर क्या है, जिसको पता है वो बता दो, नहीं पता तो मैं तो क्लास ले रहा हूं, है ना। चलो देखूं किसी के कमेंट आए नहीं आए, किसी का नहीं आया भाई अभी तक। आदित्य बोल रहे हैं कि सर बहुत सारे क्रैकर्स जलाए हैं, बहुत बढ़िया, है ना। चलो तो विल वर्सेस वुड यहां पे लगा देते हैं एक छोटी सी लाइन बीच में, है ना, ये तो करेगी काम डिफरेंस दिखाने का। विल का इस्तेमाल कहां पे होता है पहले बताओ, विल का इस्तेमाल होता है फ्यूचर में, वुड का इस्तेमाल कहां पे होता है, सर फ्यूचर में भी कर देंगे, प्रेजेंट में भी कर देंगे।
प्रेजेंट में भी कर देंगे, फ्यूचर में भी कर देंगे, है ना। लेकिन आज हम करेंगे कंपैरिजन प्रेजेंट वाली चीजों का। क्या करेंगे भाई अब्दुल्ला? वो बीइंग का मतलब होने के नाते होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये पैसिव वॉइस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पैसिव वॉइस में भी ऐसा ही होता है। ओके भाई, किसी को नहीं पता क्या? नितेश ने बोला है विल फ्यूचर के लिए होगा, वुड प्रेजेंट के लिए होगा। वेरी गुड, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखूंगा इधर, एक सेंटेंस लिखूंगा इधर, मीनिंग बताना दोनों को क्या है। मैंने बोला आई विल बी, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे ही विल बी स्टडिंग। यहां पे मैंने बोला ही विल बी स्टडिंग, और यहां पे मैंने बोला ही वुड बी स्टडिंग। बताओ दोनों में अंतर क्या है? कहना क्या चाहता है सेंटेंस? ही विल बी स्टडिंग और ही वुड बी स्टडिंग, क्या कहना चाहता है? चलो देखते हैं इसमें क्या अंतर है। जब हम देखते हैं विल का इस्तेमाल हमने देखा फ्यूचर में, तो ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? हमें फ्यूचर के बारे में। इसमें हमने देखा वुड को, किसको? वुड को। तो ये हमें किसके बारे में जानकारी दे रहा है? ज्यादातर प्रेजेंट के बारे में जानकारी देगा। लेकिन ये आप इसको मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको टेंसेस की तरह, तो यहां पर पॉसिबिलिटी की बात भी आएगी साथ के साथ, ठीक है। चलो तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग होगा वह पढ़ रहा होगा। क्या मीनिंग होगा इसका? वह पढ़ रहा होगा। इधर इसका मीनिंग क्या होगा? वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। सर दोनों का हिंदी में मीनिंग सेम है? हाँ। इसको आप बोलेंगे फ्यूचर को टारगेट करके, किसको? फ्यूचर को, फ्यूचर में पढ़ रहा होगा। इसको आप बोल रहे हैं अभी, प्रेजेंट को टारगेट करके बोल सकते हैं अभी पढ़ रहा होगा। आई थिंक ही वुड बी स्टडिंग, मेरे हिसाब से वो भी पढ़ रहा होगा, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही विल बोलोगे, ही विल बी स्टडिंग, तो अगर जिसको पता है उसका दिमाग तुरंत फ्यूचर में जाएगा। अच्छा आने वाले समय की बात कर रहा है, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ आपको समझ में आया? कोई व्यक्ति अगर किसी काम को आपके हिसाब से, आपको ऐसा लगता है कि अभी कर रहा है, तो वुड बी के द्वारा बना सकते हैं, और फ्यूचर में बताना है तो विल बी के द्वारा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी, आपको पक्का नहीं पता है। जैसे मान लो अभी तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बोले जरूर गली में कोई ना कोई बम चला रहा होगा, है ना, पटाखे चला रहा होगा, तो आपको तो नहीं पता भाई आपकी गली में ही चला रहा है, लेकिन आप अंदाजा लगा रहे हैं। तो जब कोई कुछ आपके हिसाब से कर रहा होगा तो आप वुड बी लगाओगे। अगर फ्यूचर में कर रहा होगा, ये तो प्रेजेंट का है, तो विल बी लगाओगे। क्या लगाओगे? विल बी। ओके, बस ये एक छोटा सा डिफरेंस यहां पे आपको देखने को मिलेगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने बोला इस बार दे लिखेंगे, ठीक है, दे के द्वारा बनाते हैं। मैंने बोला दे विल हैव गॉन, और यहां पे मैंने लिख दिया दे वुड हैव गॉन। दोनों में क्या अंतर है बता सकते हैं? यहां पे मैंने इस्तेमाल किया है विल हैव का, तो फ्यूचर के लिए होगा। यहां पे मैंने इस्तेमाल किया है वुड हैव का, तो इसको हम प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं ना। वेरी गुड, बच्चों ने तो 4-5 एग्जांपल और दे दिए। देखो अब यहां पे इसका मीनिंग क्या है? ये तो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह इस्तेमाल किया था। कैसे पता चला? क्योंकि भाई मॉडल वर्ब के बाद जब भी बी आता है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह काम करता है ज्यादातर। यहाँ पे विल भी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लगी पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब इस बार विल के साथ हैव है, तो ये कौन सा टेंस है? विल के साथ है, फ्यूचर का परफेक्ट। तो फ्यूचर में कोई कुछ कर चुका होगा किसी समय तक, ऐसी कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात होगी कि प्रेजेंट में अब तक आपके हिसाब से किसी ने कोई काम कर लिया होगा, ऐसा आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट तक आपके हिसाब से किसी ने कोई काम कर लिया होगा, ठीक है भाई। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। वीडियो भी लाइक नहीं करते बताओ, पैसे कटते हैं क्या अकाउंट से? कट जाते हैं क्या? कट जाते तो मत करो, अगर नहीं करते तो कर दो, ठीक है। तो दे विल हैव गॉन, फ्यूचर में कोई जा चुका होगा, तो चला गया होगा, जा चुका होगा, जा लिया होगा, किसी भी तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है, तो वे जा लिए होंगे, जा चुके होंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, वह जा लिए होंगे, ठीक है। फ्यूचर में वो जा चुके होंगे, जा लिए होंगे, कैसे भी लिख सकते हैं। दे वुड हैव गॉन, ये भी यही बात निकालेगा जो इधर लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रेजेंट को टारगेट करेगा और ये फ्यूचर को टारगेट करेगा। किस किस को? प्रेजेंट को और फ्यूचर को टारगेट करके सेंटेंसेस बनेंगे। ओके, चलो, तो ये तो टॉपिक क्लियर ही होगा बच्चों का, है ना। इसमें भी अटक गए तो बताओ भाई, फिर तो कुछ नहीं हो सकता आपका। अब मुझे बताओ, डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, इनमें क्या अंतर है? अच्छा, आप क्लासेस को अपने दोस्तों को सजेस्ट करते हो, हैं, शेयर करते हो, किया करो, जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हो उनके लिए, ठीक है। चलो, तो डू, डज और डिड, भाई ये क्या है, कहां पे इस्तेमाल होंगे? देखो, इनके लिए सिर्फ एक ही बात ध्यान रखो कि इनको या तो हम नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है, या इंटरोगेटिव में, या तो नेगेटिव में इस्तेमाल होगा या इंटरोगेटिव में इस्तेमाल होगा, ठीक है। दो ही जगह इस्तेमाल होते हैं बस। कौन कौन से टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव? या तो ये प्रेजेंट के या पास्ट के। इनके अंदर कौन सा टेंस है? इनके अंदर है इंडेफिनेट। कौन सा है? इंडेफिनेट, बस। या तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट या पास्ट का इंडेफिनेट। और इतना तो पता ही होगा कि डू डज प्रेजेंट में लगता है और डिड पास्ट में लगता है। तो डिड का इस्तेमाल प्रेजेंट के इंडेफिनेट में नेगेटिव इंटरोगेटिव में, और डिड का इस्तेमाल पास्ट के इंडेफिनेट के नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। देखो, उसके अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिला तो मेन वर्ब की तरह देखने को मिलेगा, मुख्य क्रिया, ठीक है। देखो, मैंने सेंटेंस बोला ही गोज देयर, ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस लगी हुई है। इसी को नेगेटिव में कैसे बनाऊंगा मैं बोलूंगा ही डज नॉट गो देयर या ही डजंट गो देयर। अब यहां पे एक चीज देखो, यहां पे हमने एस वाली लगाई थी वर्ब, यहां पे हमने एस वाली नहीं लगाई। ये कैसे हो गया? क्योंकि इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, कोई भी ES कुछ नहीं लगेगा, ना ING वाइएनजी कुछ लगेगी, ठीक है। इनके साथ क्या लगती है? पहली फॉर्म लगती है। ओके, चलिए आगे देखो। एक मैंने बोला ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। कोई कहीं पे गया होगा उसके बारे में बताया है, ही वेंट देयर। इसी को नेगेटिव में बनाना है तो मैं कैसे बोलूंगा? अब क्या वेंट लिखूंगा मैं? नहीं, पास्ट का है तो इस बार डिड आएगा। ही डिड नॉट गो देयर, मतलब वह वहां नहीं गया, ऐसा मीनिंग नेगेटिव में देखने को मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया है, किसकी तरह? हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो डू डज सिर्फ और सिर्फ इन दो ही टेंसेज में इस्तेमाल होते हैं, और तीसरे में अगर कहीं पे होंगे तो मुझे दिखा देना, ठीक है। होते तो हैं, लेकिन देखो वहां पे देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस बनाया था पीछे, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है, ऐसे में, ठीक है। तो यहां पे ऐसी जगहों पे तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे नेगेटिव बनाने के लिए डू डज की जरूरत पड़ेगी, पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए डिड की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सेंटेंस में पोजीशन को दिखाना होता है, जैसे मेरे पास कोई चीज नहीं है, आई डोंट हैव अ बुक, जैसे मेरे पास एक किताब नहीं है, मैंने बोला आई डोंट हैव बुक, तो मेरे पास किताब नहीं है। तो ऐसी जगहों पे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मली टेंसेस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो टेंसेस के हिसाब से इनको बताया है, ठीक है। टेंसेस में ज्यादातर आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, तो इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर और जगह तो हमने देखे हैं, लगेंगे भी, लेकिन ज्यादातर ऐसी जगहों पे लगेंगे, ठीक है। वो अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनको ज्यादा आपको ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अगर किसी को कोई भी डाउट वगैरह आता है तो मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो जरूर बताएंगे। चलो, इसका बताओ मुझे, इसका अबाउट टू और गोइंग टू, इनका बताओ, इन दोनों को क्या मतलब है, कहां कहां इस्तेमाल होता है? देखो, जो अबाउट टू है इसका मतलब क्या होता है? कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कोई काम होने वाला है अभी, जल्दी ही। गोइंग टू का मतलब क्या होता है? कुछ करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति कुछ काम करने जा रहा है, ये आपका किसका मीनिंग होगा? गोइंग टू का। कुछ होने वाला है, अबाउट टू, कुछ करने जा रहे हैं, मतलब कोई, जैसे आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, और जैसे दिवाली का मौसम है
मौसम का टाइम चल रहा है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई नया व्हीकल निकलवाते हैं ना, कोई कार निकलवा रहा है, कोई बाइक निकलवा रहा है, कोई फोन निकलवा रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है। तो आप कई बार बोलते हैं, पता है हमने दिवाली पे कार निकलवाने जा रहे हैं। अभी तो आप घर ही है ना, लेकिन आपने फीलिंग क्या बोली, कुछ करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, वहां पे आप इसको इस्तेमाल करोगे। चलो मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम अबाउट टू बाय अ कार। आई एम अबाउट टू बाय अ कार, एक सेंटेंस मैंने बोला आई एम गोइंग टू बाय अ कार। ठीक है, ये दो सेंटेंस मैंने बोले। मीनिंग क्या निकलेगा, मीनिंग क्या निकलेगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है अबाउट टू, यहां से पहचानेंगे, यहां पे लिखा हुआ है गोइंग टू। इसका मतलब क्या है कि हम कार खरीदने वाले हैं। इसका मीनिंग ये होगा, हम क्या करने वाले हैं, कार खरीदने वाले हैं। नीचे वाले का मीनिंग क्या होगा, नीचे वाले का मीनिंग क्या होगा, हम कार खरीदने जा रहे हैं, हम कार खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले का मीनिंग ये होगा। अब जरूर नहीं आप अभी जा रहे हैं भाई, आगे जा सकते हैं, 2-3 दिन रुक के, या आगे भी जब आपको कंफर्टेबल हो तब के लिए है ये चीजें। ठीक है, तो ऐसी दो जगहों पे हम अबाउट टू और गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। कुछ होने वाला है, जैसे कोई व्यक्ति ऊपर छत पे बैठा हुआ है, मुंडेरी पे बैठे होते हैं ना, छत की बाउंड्री पे बैठे होते हैं। ठीक है, तो वहां से छोटा बच्चा वो गिरने ही वाला है, तो आप बोलते हैं बस गिरने ही वाला है ना, पकड़ ले जाके। तो कुछ होने ही वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, अबाउट टू लगेगा। कुछ करने जा रहे हैं, गोइंग टू लगेगा। ओके, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। तो गोइंग टू और अबाउट टू भी क्लियर है, और क्या क्या रह गया आपका, और आपका रह गया हाँ एक और रह गया है ना। चलो देखते हैं, इसमें बताओ मुझे इन दोनों में क्या अंतर है। मैंने बोला सेंटेंस लिखूंगा सीधा, अब मीनिंग आप अपना पकड़ जाना। ठीक है, मैंने बोला शी शुड हैव अ कार, शी शुड हैव अ कार। और एक मैंने बोला शी शुड टॉक टू यू। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे। एक में मैंने अलग हेल्प मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया है, शुड हैव का, एक में नॉर्मल मैंने शुड का इस्तेमाल किया है। यहां पे मैंने किसी वस्तु का नाम लिखा है, नाउन यानी कि, और यहां पे मैंने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया है। ठीक है, मीनिंग क्या होगा, शी शुड हैव ए कार, मतलब शुड हैव के बाद जब भी किसी वस्तु का नाम आता है तो वहां पर इसका मतलब है कि इसके पास ये चीज होनी चाहिए। तो इसके पास उसके, लड़कियां कोई तो हम बोलेंगे उसके पास एक कार होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास क्या होनी चाहिए, एक कार होनी चाहिए। शी शुड हैव ए कार, शी शुड हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। तो किसी के पास कुछ होना चाहिए, शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसका, शुड हैव का। ओके वेरी गुड, उसे आपसे बात करनी चाहिए। वेरी गुड, तो यहां पे नॉर्मल शुड है तो किसी को कुछ करना चाहिए, ऐसा मीनिंग देखने को मिलेगा। शी शुड टॉक टू यू, मतलब उसे आपसे या तुमसे, उसे आपसे बात करनी चाहिए। शी शुड टॉक टू यू, उसे आपसे क्या करनी चाहिए, टॉक करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। ये कौन है, फातिमा ने लिखा है शी शुड हैव ब्रेन। वेरी गुड, भाई किसके पास नहीं है दिमाग, है ना, फातिमा से ले लो। चलो, तो समझ में आ गया शुड का। एक और देखो, एक चीज और सिखाता हूं। मैंने बोला शी इज हैविंग टू कुक, इसका मीनिंग बताओ क्या होगा, शी इज हैविंग टू कुक। और मैंने बोला वी वर हैविंग टू डांस, ठीक है, इनका मीनिंग बताओ क्या होगा, बता सकता है कोई। शी इज हैविंग टू कुक और वी वर हैविंग टू डांस, बताओ भाई जल्दी से क्या हिंदी मीनिंग होगी इनकी, बता सकते हो इनकी क्या मीनिंग निकलेगा।
बताओ जल्दी से। वेरी गुड, सिमरन ने बता दिया है ना। चलो, तो किसी को कुछ करना पड़ रहा है, तो इस लड़की को क्या करना पड़ रहा है? खाना पकाना बनाना पड़ रहा है, तो कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो खाना बनाना, खाना बनाना, खाना बनाना पड़ रहा है। इस लड़की को क्या करना पड़ रहा है भैया? खाना बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे आप इसको बनाओगे। और नीचे वाला वी वर हैविंग टू डांस, हमें नाचना पड़ रहा था, तो क्या करना पड़ रहा था? नाचना पड़ रहा था, हमें क्या करना पड़ रहा था? नाचना पड़ रहा था। ओके, वी वर हैविंग टू डांस, हमें नाचना पड़ रहा था। वेरी गुड, अर्पिता, कुमारी, नीलेश, नितेश, अमन, समीर। चलो, कुछ ही बच्चे हैं जो जवाब देते हैं ना, बाकी तो देखते रहते हैं बस। कोई बात नहीं भी, देखते रहोगे उसमें भी सीख जाओगे, लेकिन देखो तो सही, कुछ देखते ही नहीं है, कुछ तो पता नहीं क्या करते रहते हैं ना। वेरी गुड। चलो, अब मैं आपको यहाँ पे जो हमने आज का जो थंबनेल लगाया था इसको दिखाता हूं, और बताओ इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई हो, जो आपको बताना हो। कैन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे थंबनेल में ना कई बार उल्टा सीधा भी लिखा होता है, तो इस पे फोकस मत करना, ठीक है। ये सिर्फ क्लिक बेट के लिए होता है। ओके, कैन का मतलब क्या होता है बताओ? जो गलत है उसको गलत करेंगे आज, है ना। कैन का मतलब क्या होता है? बताओ, बोलो जल्दी बोलो भाई, इसका भी नहीं पता क्या? बताओ कैसे बालक है, कैन का मीनिंग नहीं पता? भाई नॉर्मल मॉडल वर्ब तो आनी चाहिए सभी को, ये नॉर्मल वाले भी नहीं आते क्या? एबिलिटी को दिखाता है, क्षमता को दिखाता है, कोई कुछ कर सकता है, इसका मतलब होता है कैन। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू, ये होता है कैन को। तो कोई कुछ कर सकता है, कैन आएगा यहाँ पे। कुड का मतलब सही लिखा हुआ है, कोई किसी काम को कर सका, कर पाया, कर सका या कर पाया, ठीक है। जैसे कि ही कुडंट कम ऑन टाइम, मतलब वो समय पे नहीं आ पाया, नेगेटिव भी बना सकते हैं। डू डज का मीनिंग अभी बताया है। शुड बी का मीनिंग क्या होता है? शुड बी का देखो दो तरह से मीनिंग है, अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे और इसमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, तो किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। ही शुड बी स्टडिंग राइट नाउ, उसे अभी पढ़ रहा होना चाहिए, ऐसा मीनिंग देखने को मिलेगा शुड बी के द्वारा। वुड का मतलब अभी मैंने आपको समझाया है, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, सब समझा दिया, डिड भी समझा दिया, विल का भी बता दिया। मस्ट हैव, किसी के पास कोई चीज पक्की होनी चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए। ही मस्ट हैव अ गन, उसके पास एक बंदूक होनी ही चाहिए। ही मस्ट हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसे होने ही चाहिए, ऐसा मीनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। मे बी वही होगा जहां पे वुड भी लगेगा, वहां पे मे भी लगा सकते हैं। आपको ये बात तो बताओगे ना, मे, माइट और मस्ट, इन तीनों को हम किसी भी मॉडल वर्ब की जगह लगा सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी को कम या ज्यादा करने के लिए। किसके लिए? पॉसिबिलिटी को कम या ज्यादा करने के लिए। ओके, चलो उसके बाद हैज, हैव, हैड ये सब पढ़ा दिया, वाज वर्ब भी पढ़ा दिया। कुड बी का मतलब क्या होता है? कोई कहीं पे हो सकता है, जैसे कि कोई छत पे है या कोई दुकान पे है, कोई घर कहीं और भी है, तो जैसा आप बोल सकते हैं ही कुड बी एट शॉप, वो दुकान पे हो सकता है। ही कुड बी इन द प्लेग्राउंड, वो खेल के मैदान में हो सकता है। तो कोई कहीं पे हो सकता है, आप कुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अबाउट टू मैंने अभी करवाया है, कुछ होने वाला है। मस्ट का मतलब कोई चीज जरूरी है करना, मे, माइट, मस्ट इस चीज का इस्तेमाल होते हैं, ये सब भी आपको मैंने करा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो मैंने आपको कराई ना हो। ओके भाई, चलिए वेरी गुड। एक कौन है? स्टूडेंट लाइफ, सर मैं DELED स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर, आपकी क्लास से बहुत हेल्प मिल रही है। वेरी गुड, क्लासेस को रोजाना ज्वाइन करें तो और ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही है भाई, ठीक है। जो मैं लाया था वो सब कुछ तो हो गया खत्म। अब जिन बच्चों को कोर्स लेना है वो ले सकते हैं। अल्फा स्पोकन इंग्लिश एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो, कूपन कोड लगा लो OFF, ठीक है। कहां पे गया भाई कूपन कोड? यहां पे लिख देते हैं OFF 200, तो 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। 799 में आपको कोर्स जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अब नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। और पटाखे ध्यान से चलाना, किसी को लग ना जाए, ठीक है। चलिए।